कभी कभी जिंदगी उस कांच की तरह हो जाती है जिसे न तो संभालने वाला होता है और न ही कोई पूछने वाला कि टूटा कैसे। यह किस्सा है उस वक्त का जब बगदाद की सरहद से बाहर एक गुमनाम बस्ती बसी थी, जहां न बड़ी मस्जिदें थीं न ऊंची हवेलियां, बस कुछ मटमैली दीवारों वाली झोंपड़ियां थीं जिनकी छतें बारिशों में टपकती थीं और जिनमें रहने वाले लोग हर रात किसी चमत्कार की उम्मीद में सोते थे। इन्हीं झोंपड़ियों में एक थी आमिना बीबी की झोंपड़ी। उम्र कोई 60 बरस होगी, चेहरा झुर्रियों से भरा, मगर उनमें कुछ ऐसा नूर था जो देखकर लगता था कि यह औरत अपने दर्द को छुपाकर मुस्कुराने का हुनर जानती है। पति कई साल पहले चल बसे थे। बेटा याकूब उम्र 22 शहर की फैक्ट्री में मजदूरी करता था और महीने में मुश्किल से 2 बार कोई छोटा मोटा खर्चा भेज पाता था। आमिना बीबी की आंखों में एक ही सपना था, कभी तो अल्लाह मेरी भी सुन लेगा। उस रात बादल गरज रहे थे और छत से पानी बूंद बूंद करके आमिना बीबी के बिस्तर पर टपक रहा था। उनके पास न नई चादर थी न दूसरा कमरा, बस एक कोना था जिसमें वो बैठी हुई थी कंबल से खुद को ढकते हुए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी बहुत पुराने दोस्त से गुफ्तगू कर रही हों। ऐ मेरे रब, अगर तूने चाहा होता तो मेरी झोंपड़ी भी महल बन सकती थी। अगर तूने चाहा होता तो मेरे बेटे के हाथों में कलम होती, हथौड़ी नहीं। लेकिन फिर भी मैं तुझसे नाखुश नहीं हूँ। मैं बस ये जानना चाहती हूँ, क्या तू मेरी भी सुनता है? उसके बाद उन्होंने देर रात तक सजदा किया। न कोई दिखावा, न कोई ऊंची आवाज़, बस दिल से निकली एक सिसकी और माथे से बहती हुई नमी। अगली सुबह का उजाला कुछ अलग था, जैसे रोशनी ने पहली बार उस झोंपड़ी को छुआ हो। दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर खड़ा था एक अजनबी, साफ कपड़े, हाथ में एक थैला और चेहरे पर सुकून। क्या आप ही आमिना बीबी हैं? जी मैं ही हूँ, उस अजनबी ने कहा। मैं एक कारोबारी हूँ, बगदाद से आया हूँ। सफ़र में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। रात आपकी झोंपड़ी के सामने से गुजरा और आपकी दुआ की आवाज़ सुनी। मुझे लगा जिस अल्लाह से आप बात कर रही थीं वो मेरी नींद में दाखिल हो गया। मैं आज पहली बार किसी अनजान इंसान को कुछ देने आया हूँ, ये अमानत लाया हूँ। शायद अल्लाह ने ही मुझे भेजा है। थैले में कुछ पैसे, एक कंबल और खाने का सामान था। आमिना बीबी की आंखों से आंसू निकल पड़े, मगर यह आंसू यकीन के थे। अल्लाह ने जवाब भेजा था, वो भी अजनबी की शक्ल में। रात भर की बारिश के बाद बगदाद की उस बस्ती की गलियों में कीचड़ और खामोशी पसरी थी, लेकिन आमिना बीबी की झोंपड़ी में उस सुबह एक अजीब सी रोशनी भर गई थी। वो रोशनी किसी चिराग की नहीं थी, वो उस यकीन की थी जो दिल के सजदे से निकलती है। दरवाजे पर खड़ा वो अजनबी अब भीतर आ चुका था। उसने चुपचाप वो थैला जमीन पर रखा और आमिना बीबी की आंखों में झांकते हुए कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, मगर आज इस सफ़र में मैं कुछ और ही ढूंढ रहा था। रात जब आपकी दुआ की आवाज़ सुनी तो मेरी रूह कांप गई। ऐसा लगा जैसे कोई माँ अपने रब से नहीं बल्कि अपने दोस्त से बातें कर रही हो, और मैं पहली बार उस दोस्त की पुकार सुन रहा हूँ। आमिना बीबी कुछ देर तक बस उसे देखती रहीं। वो चेहरा कहीं देखा हुआ लग रहा था, मगर नाम नहीं याद आ रहा था। अजनबी ने चुपचाप अपने थैले में से एक और चीज़ निकाली, एक पुराना मोहर लगा लिफाफा। उसने आगे बढ़ाकर कहा, ये एक अमानत है और मुझे यकीन है कि ये आप तक पहुंचनी थी। लिफाफा खोलने पर लिफाफे में एक चिट्ठी थी, किसी ज़माने की लिखी हुई। कागज़ थोड़ा पुराना था, लेकिन उस पर लिखे अल्फाज जैसे आज ही ताज़ा हुए हों। अगर मेरी बेटी को ये ज़िंदगी कभी तंग कर दे और वो अपने सजदे में सिसकियां देने लगे तो मेरे रब, तू मेरे मरहूम हाथों से कोई रहमत भेज देना और मेरी बेटी को ये यकीन दिला देना कि तू सबकी सुनता है। नीचे दस्तखत था, हाफिज अब्दुल हकीम, वही नाम, आमिना बीबी के अब्बा का नाम, जो बरसों पहले दुनिया से चले गए थे। आमिना बीबी सिसक उठी। वो अब अजनबी नहीं था, वो उनके अब्बा का जानकार था, उनका पुराना शागिर्द शेख सादिक, जो आज अचानक बरसों बाद उनके दरवाजे पर खड़ा था, उनकी दुआ का जवाब बनकर। आपके अब्बा के कहने पर ही मैं ये चिट्ठी और अमानत संभाले हुए था। उन्होंने कहा था, एक दिन ये पहुंचेगी जब वक्त खुद रास्ता दिखाएगा। शेख सादिक ने एक और बात बताई। उसके पास सिर्फ खाना या पैसे नहीं थे, बल्कि एक वसीयत थी जिसमें लिखा था कि आमिना बीबी को बगदाद शहर के पास उनकी पुश्तैनी ज़मीन मिलनी चाहिए, जिसे सालों से एक व्यापारी गलती से कब्जाए बैठा था। अब सवाल था, क्या आमिना बीबी उस ज़मीन को पा सकेंगी? क्या वो व्यापारी मान जाएगा या एक और लड़ाई शुरू होगी? क्या उस ज़मीन में अल्लाह की कोई और निशानी छुपी थी या कोई ऐसा राज जो आज तक किसी को पता नहीं चला?
जब शेख सादिक ने आमिना बीबी को वो वसीयत सौंपी और बताया कि उनके मरहूम वालिद हाफिज अब्दुल हकीम ने सालों पहले उनके नाम एक ज़मीन छोड़ी थी जिसे शहर के एक अमीर व्यापारी ने नाजायज़ तौर पर अपने नाम करवा लिया था, तब पहली बार आमिना बीबी की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं बल्कि उम्मीद की चिंगारी भी थी, वो चिंगारी जो सालों से बुझी हुई थी, मगर अब उस पर अल्लाह की रहमत की हवा चल चुकी थी। वो ज़मीन बगदाद के बाहरी हिस्से में थी जहाँ कभी उनके अब्बा गरीबों के लिए छोटी सी पाठशाला चलाया करते थे और जहाँ खजूरों के पेड़ की छांव में गरीब बच्चे कुरान पढ़ा करते थे। वो ज़मीन अब एक बड़ी फैक्ट्री में बदल चुकी थी और उस पर हक जताने वाला था ताजिर सलमान, जो अब रईसी और रसूख के घमंड में डूबा हुआ एक नामचीन आदमी बन चुका था। शेख सादिक ने कहा, बीबी, अगर आप चाहें तो मैं खुद आपको वहाँ ले चलूँगा। आपके अब्बा ने मेरी परवरिश की थी, अब मेरा फ़र्ज़ है कि आपकी अमानत वापस दिलवाऊँ, चाहे उसमें जितनी भी मुश्किल हो। 3 दिन बाद आमिना बीबी, शेख सादिक और उनका बेटा याकूब, जो अब अपनी माँ की आंखों में चमक देखकर खुद भी बदला बदला लग रहा था, तीनों शहर की ओर रवाना हुए। झोंपड़ी छोड़ते वक्त आमिना बीबी ने मिट्टी के उस कोने को चूमा जहाँ हर रोज उनका सजदा झुकता था और कहा, ए मेरी रब की ज़मीन, तू गवाह रहना, ये सफ़र सिर्फ मेरा नहीं, तेरे जवाब का शुक्रिया है। जब वो लोग फैक्ट्री पहुंचे तो वहाँ के गेट पर खड़े गार्डों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। शेख सादिक ने नरमी से कहा, हमें सलमान साहब से मिलना है, एक अमानत है जो लौटानी है। थोड़ी बहस के बाद उन्हें भीतर ले जाया गया जहाँ रोबदार कुर्सी पर बैठे ताजिर सलमान ने ऊपरी नज़र से देखा और नाक सिकोड़कर कहा, ज़मीन, वसीयत, इतने सालों बाद, और वो भी किसी झोंपड़ी में रहने वाली औरत के नाम पर। ताजिर सलमान ने वसीयत देखी मगर उसे झूठा बताकर हंस पड़ा। ये ज़मीन अब मेरे कागज़ों में दर्ज है और मैं किसी कहानी पर भरोसा नहीं करता। अगर हक चाहिए तो अदालत जाओ। उस वक्त आमिना बीबी ने कुछ नहीं कहा, बस अपने दुपट्टे को सिर पर ढंक कर सलाम किया और पलट गईं। लेकिन उस रात जब सलमान अपने आलीशान कमरे में सो रहा था तो उसे एक खौफनाक सपना आया। वो सपना ऐसा था जो एक झोंपड़ी में बैठी औरत की रातों की दुआओं से बना था। सपने में वो उसी ज़मीन पर खड़ा था लेकिन चारों ओर आग की लपटें थीं और एक बुजुर्ग आवाज़ कह रही थी, जिसे तूने कागज़ का मालिक समझा वो अल्लाह का वली था और उसकी बेटी की दुआ से आज तेरा हिसाब शुरू होता है। सलमान नींद से कांपते हुए उठा, पसीने में लथपथ, और उस रात पहली बार उसने सच्चे दिल से तौबा की दुआ मांगी। सुबह फैक्ट्री के बाहर आमिना बीबी और याकूब लौटने की तैयारी कर रहे थे जब सलमान खुद बाहर आया, सादा कपड़ों में, आंखें झुकी हुईं और हाथ में वो फाइल थी जिसमें ज़मीन का असली दस्तावेज रखा था। बीबी, मैंने एक ज़िंदगी आपकी अमानत पर कब्जा करके गुजार दी, लेकिन शायद अल्लाह ने अब मुझे जगाया है। ये ज़मीन आपकी थी, है और रहेगी। आमिना बीबी ने आसमान की ओर देखा, आंखों से आंसू नहीं गिरे, बस एक बात कही, मेरा रब सबकी सुनता है, बस वक्त उसका होता है, मंजिल हमारी होती है। ताजिर सलमान के तौबा और पश्चाताप के बाद जब आमिना बीबी को अपने अब्बा की छोड़ी हुई ज़मीन वापस मिल गई तो पूरे बगदाद के उस इलाके में ये बात आग की तरह फैल गई कि कैसे एक झोंपड़ी में रहने वाली बूढ़ी औरत की सच्ची दुआ ने एक रईस इंसान का दिल मोड़ दिया। मगर इस किस्से का असली रंग अभी उभरना बाकी था, क्योंकि जो ज़मीन उन्हें वापस मिली थी वो महज एक टुकड़ा नहीं थी, बल्कि उसमें छुपी थी एक रूहानी अमानत, एक वो रहस्य जो बरसों से अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कर रहा था। जब आमिना बीबी, याकूब और शेख सादिक ने उस ज़मीन को पहली बार दिन की रोशनी में देखा तो वहाँ अब भी एक कोना ऐसा था जो फैक्ट्री की दीवारों से अलग दिखता था, एक ऊबड़ खाबड़ टुकड़ा जिस पर कोई निर्माण नहीं हुआ था और जिसे अब तक बेकार ज़मीन कहकर छोड़ा गया था। शेख सादिक की नज़र जब उस टुकड़े पर पड़ी तो वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, बीबी, ये वही कोना है जहाँ हाफिज अब्दुल हकीम साहब गरीब बच्चों को पढ़ाया करते थे और जहाँ वो हर सुबह एक सजदा किया करते थे। कहते थे, अगर कभी मेरी जुबान बंद हो जाए तो मेरी मिट्टी बोल उठे। ये सुनकर आमिना बीबी ने एक गहरी सांस ली और जैसे दिल से कोई पुकार निकली, क्या यही जगह है जहाँ मेरी दुआओं की जड़ें हैं? क्या इसी ज़मीन ने मेरे सजदों को उठाकर रब तक पहुँचा दिया? याकूब ने माँ के कहने पर उस कोने की ज़मीन को थोड़ा थोड़ा खोदना शुरू किया। कोई मकसद नहीं था, बस दिल में एक अजीब सी खिंचाव थी, जैसे कोई पुकार रहा हो। शेख सादिक ने भी अपने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही घंटों में ज़मीन की गहराई से एक लकड़ी का संदूक निकला, काफ़ी पुराना, सीलन खाया हुआ, मगर अब भी अपनी जगह जमे हुए। आमिना बीबी ने कांपते हाथों से वो संदूक खोला और अंदर जो रखा था उसने तीनों को स्तब्ध कर दिया। संदूक के भीतर एक मोटी डायरी, एक चिट्ठी
और कुछ पुराने तांबे के सिक्के रखे थे। चिट्ठी हाफिज अब्दुल हकीम की लिखी हुई थी, जिसमें लिखा था, जो इस संदूक को पढ़े उसे बताना चाहता हूँ, यह ज़मीन उस इल्म की है जो मैंने रब की रहमत से गरीबों को दिया था। अगर मेरे बाद ये मिट्टी किसी भूले हुए बेटे या बेटी तक पहुँचे तो समझना कि अल्लाह ने किसी सजदे का जवाब भेजा है। इस ज़मीन पर फिर से वो रोशनी बिछाओ जो इल्म से फैलती है। यही मेरी वसीयत है, यही मेरी आखिरी दुआ थी। आमिना बीबी की आंखों में जो आंसू थे वो अब गम के नहीं थे, बल्कि उस बोझ के थे जो एक बेटी को अपने बाप की रूहानी अमानत से मिला था। अब सिर्फ ज़मीन नहीं मिली थी, अब एक मिशन हाथ में था। अब उन्हें वहाँ कोई मकान नहीं बनाना था, बल्कि फिर से वही रोशनी जगानी थी जो बरसों पहले उनके अब्बा ने लगाई थी। जब हाफिज अब्दुल हकीम की वसीयत आमिना बीबी के हाथ में पहुंची और वो संदूक से मिली डायरी और सिक्कों को देखकर समझ गईं कि यह केवल कोई निजी धरोहर नहीं, बल्कि एक अमानत थी, एक रूहानी विरासत, तो उन्होंने वहीं उसी ज़मीन पर बैठकर आसमान की ओर देखा और जोर से कहा, या रब, तूने जवाब दे दिया, अब मैं तेरे हुक्म को पूरा करूंगी। उसी दिन से उनकी रातें फिर से सजदे में डूबने लगीं, लेकिन अब वो सिसकियां नहीं थीं, अब वो सजदे शुक्र के थे। अब वो आंखें इल्तिजा नहीं बल्कि इरादा लिए रो रही थीं। शेख सादिक और याकूब ने जमीन को समतल करना शुरू किया। फैक्ट्री के हिस्से को हटवा दिया गया और ताजिर सलमान, जो कभी उस जमीन को अपना समझता था, अब खुद आकर एक मजदूर की तरह ईंटें उठाने लगा। ये वही इंसान था जो कभी घमंड से दूसरों को देखता था, लेकिन अब आमिना बीबी की दुआओं ने उसे झुका दिया था। 3 महीने बाद उसी जमीन पर एक छोटी मगर पवित्र सी दिखने वाली इमारत खड़ी हो चुकी थी। मिट्टी की दीवारें थीं, मगर उनके अंदर जो नीयत भरी गई थी वो किसी संगमरमर से कम नहीं थी। इस मदरसे का नाम रखा गया मदरसातुल हक, यानी सच्चाई का विद्यालय, जो न केवल बच्चों को पढ़ाएगा बल्कि उन्हें वो यकीन भी सिखाएगा जो आमिना बीबी के सजदों में पल पल परवान चढ़ा। उद्घाटन के दिन जब पहली बार अजान दी गई तो उस पूरी बस्ती में जैसे सदियों पुरानी नींद टूट गई और लोग उस रास्ते पर दौड़ते चले आए जहां कभी सिर्फ एक बुजुर्ग की तन्हा झोंपड़ी थी। उसी दिन आमिना बीबी ने एक और चौंकाने वाला ऐलान किया, मैं ये मदरसा अपने बेटे याकूब को नहीं बल्कि उन बच्चों को सौंप रही हूँ जिनके पास ना घर है, ना किताब, ना कोई सरपरस्त, क्योंकि मेरा रब भी उनकी सुनता है जिनका दुनिया में कोई नहीं होता। मगर जब भी कोई रोशनी जगती है तो अंधेरे उसका पीछा करने जरूर आते हैं। मदरसे के खुले कुछ ही हफ्ते हुए थे कि बस्ती के एक पुराने दुश्मन हाशिम नाम के जमींदार ने दावा किया कि वो जमीन असल में उसके पुरखों की थी और फैक्ट्री ने उसे गलत कागजों पर बेच दिया था। क्या जिस जमीन पर आमिना बीबी ने सजदे किए और जहां अल्लाह की सुनवाई ने दस्तक दी, वहां फिर से इंसानों की साजिश भारी पड़ेगी? जब मदरसे की मिट्टी से फिर से इल्म की खुशबू उठने लगी और बच्चों की मासूम हंसी ने उन दीवारों को जिंदा कर दिया जो कभी तन्हाई और चुप्पी का गढ़ बन चुकी थीं, तभी वक्त ने एक बार फिर करवट बदली और वहां से एक नई आजमाइश उठ खड़ी हुई। एक ऐसी आजमाइश जो आमिना बीबी की झोंपड़ी के सजदों से निकलकर अब अदालत की चौखट तक पहुंचने वाली थी, क्योंकि बस्ती का पुराना जमींदार हाशिम, जो बरसों से दूर बैठा सिर्फ ताकत और जमीन के सौदों में डूबा था, अचानक लौट आया और दावा करने लगा कि यह जमीन उसके पुरखों की है और फैक्ट्री वालों ने इसे उसके नाम से छीन लिया था। उसने अपने दावे को दस्तावेजों की शक्ल दी और बड़ी चालाकी से जिला तहसील में जाकर अर्जी लगा दी कि मदरसे की जमीन कानूनी तौर पर विवादित है और जब तक फैसला न हो जाए यहाँ कोई निर्माण या धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। हुकूमत ने उस परंपरा का पालन करते हुए बिना सच्चाई की तह तक गए मदरसातुल हक की दीवारों पर लाल स्याही में लिखा एक बोर्ड टांग दिया, इस स्थल पर अब कोई कार्य नहीं किया जाएगा, यह भूमि विवादित है। जब यह खबर आमिना बीबी को लगी तो वह न तो रोई न ही टूटी, बस चुपचाप उस दरवाजे तक गईं जहां कल तक बच्चे अलिफ और बे बोलते थे और आज वही दरवाजा उनके लिए बंद था। उन्होंने उस दरवाजे के सामने बैठकर जमीन को हाथ से छुआ और सिर झुकाकर जोर से कहा, या रब, अगर ये फिर से बंद हो गया है तो क्या मेरे सजदे अब भी अधूरे हैं? क्या मेरी आवाज अभी तक तेरे दरबार तक पहुंची नहीं? लेकिन उनकी आवाज में शिकायत नहीं थी, बल्कि एक सवाल था, और सवाल वही पूछ सकता है जिसका रब पर यकीन इतना पक्का हो कि जवाब न मिले तो भी दिल का यकीन डगमगाए नहीं।
उसी रात जब शेख सादिक ने संदूका को दोबारा खोला तो पुराने कागजों के बीच छुपा एक और कागज उसके हाथ लगा। ये कोई मामूली कागज नहीं था, बल्कि हाफिज अब्दुल हकीम की लिखी एक दूसरी वसीयत थी, जिसमें साफ साफ लिखा था, अगर कभी यह जमीन फिर से किसी लालच या झूठ के घेरे में आ जाए तो इस दस्तावेज को मेरे पुराने शागिर्द काजी नजीम के पास ले जाना, वही इसके पहले गवाह हैं, और अगर कोई इंसाफ बाकी होगा तो वो उसी के दिल से निकलेगा। काजी नजीम अब शहर के सबसे वरिष्ठ न्यायविद थे, जिन्होंने वर्षों पहले अपने तमाम ओहदे छोड़कर सिर्फ कुरान की तालीम को अपनाया था और अब जिंदगी का हर फैसला अल्लाह की किताब और नबी की सीरत के मुताबिक सुनाते थे। अगली सुबह आमिना बीबी, शेख सादिक और याकूब उसी दस्तावेज को लेकर बगदाद के उस सादे से मकान की ओर चल पड़े, जहां अब न कोई नौकर था न कोई तामझाम, सिर्फ एक बूढ़ा इंसाफ पसंद बुजुर्ग बैठा था, जिसके माथे की झुर्रियां गवाही देती थीं कि उसने जिंदगी को सिर्फ देखा नहीं बल्कि समझा भी है। जब दरवाजा खटखटाया गया तो कोई नौकर नहीं आया। खुद काजी नजीम ही बाहर निकले, सफेद कपड़े, हाथ में कुरान और चेहरे पर एक ऐसी शांति जैसे वक्त खुद रुककर उससे इजाजत मांगता हो। उन्होंने दस्तावेज देखे नहीं, पहले आमिना बीबी के चेहरे को देखा, फिर बोले, तुम आए हो लेकिन कागज लेकर नहीं, सजदे की मिट्टी लेकर। मैं तुम्हें हाफिज अब्दुल हकीम की औलाद की तरह नहीं बल्कि उनके यकीन की विरासत समझकर देख रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने दस्तावेज लिए, चुपचाप कुरान के नीचे रखे और उस दिन अपने ही घर के आंगन में एक खुली बैठक रखी, जिसमें तहसील के अफसर, हाशिम और बस्ती के कई लोग मौजूद थे। न वहाँ कोई वकील था, न कोई कागजी बहस, बस एक कुर्सी पर बैठा वो बुजुर्ग जिसने दस्तावेज को पढ़ा, फिर बिना कोई लंबी तकरीर किए बस इतना कहा, जमीनें दस्तावेजों से नहीं चलती, जमीनें सजदों से चलती हैं, और यह जमीन उस नाम की है जिसकी दुआ ने वक्त का रुख बदल दिया। हाशिम कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी जुबान खुद ब खुद रुक गई, जैसे सच की रोशनी ने झूठ की आवाज को दबा दिया हो। काजी नजीम ने फैसला सुनाया कि मदरसे की ज़मीन हमेशा के लिए उस ट्रस्ट के नाम दर्ज की जाएगी जो हाफिज अब्दुल हकीम की वसीयत और आमिना बीबी की नीयत को आगे बढ़ाएगा, और हुकूमत को आदेश भेजा कि ताला हटाया जाए और हर वह बाधा समाप्त की जाए जो अल्लाह के रास्ते में डाली गई थी। अब आमिना बीबी का सिर सजदे में था, मगर ये सजदा अब इम्तिहान से नहीं, शुक्र से भरा था। मगर कहानी अब भी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि काजी नजीम ने जाते जाते एक रहस्य की बात कही। बीबी, तुम्हारे अब्बा ने वसीयत में एक आखिरी पंक्ति लिखी थी कि अगर कभी यह ज़मीन लौट आए तो समझ लेना अब एक और अमानत तुम्हारे रास्ते पर आने वाली है। वो अमानत क्या होगी ये सिर्फ अल्लाह जानता है, लेकिन उसका दरवाज़ा खुल चुका है। जब काजी नजीम ने कागज़ बंद करते हुए वो आखिरी बात कही कि अब एक और अमानत तुम्हारे रास्ते आने वाली है, तो उस वक़्त आमिना बीबी की आंखों में पहली बार एक सुकून भरा डर देखा गया, क्योंकि वो जानती थीं कि जब अल्लाह किसी को चुनता है तो सिर्फ इनाम नहीं देता, कभी कभी वो ऐसा इम्तिहान भेजता है जिसमें इंसान को अपनी नीयत, अपने यकीन और अपने सजदों तक का वजन तौलना पड़ता है। वो मदरसा जो कभी सिर्फ एक सपना था, अब हकीकत बन चुका था। बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू हो चुकी थी। याकूब अब मदरसे का देखभाल करता बन चुका था और शेख सादिक की निगरानी में हर हफ्ते गरीबों के लिए खाना और किताबों का इंतजाम होता था। मगर एक दिन जब आमिना बीबी शाम की नमाज पढ़ चुकी थीं और झोंपड़ी के पुराने कोने में बैठी थीं, उन्हें दरवाजे पर बहुत हल्की सी दस्तक सुनाई दी। वो उठीं और जब दरवाज़ा खोला, सामने खड़ा था एक छोटा बच्चा, उम्र लगभग 8 बरस, नंगे पांव, आंखें धूल से भरी हुईं और हाथ में सिर्फ एक पुराना सफ़ेद रुमाल। बच्चा कुछ नहीं बोला, बस कांपते हाथों से वो रुमाल आगे बढ़ाया और बोला, अम्मी कहती थीं अगर कभी मैं खो जाऊं तो इस रुमाल को उस जगह ले जाना जहां लोग अल्लाह का नाम लेते हों, वहां मुझे कोई अपना ज़रूर मिलेगा। जब आमिना बीबी ने वो रुमाल खोला तो उसमें एक चिट्ठी थी और वो लिखावट कोई अनजानी नहीं थी। ये वही लिखावट थी जो उन्होंने बरसों पहले एक औरत की नमाजी किताब में देखी थी। एक औरत जो कभी उनके झोंपड़ी के बाहर ठहरी थी और जिसने तब कहा था, बीबी मेरे पास दौलत नहीं, लेकिन एक दुआ है, अगर कभी मेरा बच्चा गुम हो जाए और मैं उसे न ढूंढ सकूं तो मेरी अल्लाह से इल्तिजा है कि वो उसे किसी ऐसे के पास भेजे जिसने तन्हा होकर भी रब को तस्लीम किया हो। वो बच्चा उसी औरत की अमानत था, एक माँ की दुआ की सुनवाई था, और शायद उस माँ की दुआ ने सीधे अल्लाह से कहा था कि उसे आमिना बीबी की चौखट पर पहुँचा दे। आमिना बीबी ने बच्चे को गले से लगा लिया, न उसके बाप का नाम पूछा, न इसके पीछे की दुनिया की सच्चाई। बस एक बात कही, अगर तुझे यहाँ भेजा गया है तो तू अब मेरा बेटा है और ये ज़मीन अब तेरी अमानत भी है।
एक अमानत, एक बेटे और एक सजदे की पूरी सुनवाई आमिना बीबी ने उस बच्चे का नाम सलमान रखा, उसी नाम पर जिसे पहले घमंड ने अंधा किया था और बाद में सजदे ने झुका दिया था। याकूब और सादिक ने मिलकर उस बच्चे को मदरसे का पहला वारिस माना, जो अब सिर्फ तालीम का नहीं बल्कि उस रोशनी का वारिस था जो एक झोंपड़ी के अंधेरे से उठी थी। और फिर वो दिन भी आया जब आमिना बीबी की आंखें धीमी पड़ने लगीं, कमर थोड़ी और झुक गई, मगर उनका चेहरा रोशन था, क्योंकि अब उन्हें वो सवाल नहीं पूछना पड़ता था, क्या अल्लाह मेरी सुनता है? अब उन्हें जवाब मिल चुका था। जमीन लौटाई गई, मदरसा आबाद हुआ और एक यतीम बच्चा उनकी गोद में अमानत बनकर आया। एक सुबह आमिना बीबी ने सबको बुलाया और मदरसे के आंगन में बैठकर कहा, अब मेरा वक्त करीब है, लेकिन मेरा रब मुझसे दूर नहीं। मुझे उससे कुछ मांगना नहीं है, अब मैं सिर्फ शुक्र अदा करना चाहती हूँ। और फिर सबके सामने वो उसी जमीन पर झुकी जहाँ बरसों पहले उनका पहला सजदा गिरा था। इस बार सजदे से सिसकियां नहीं आईं,